मेरा देवर आधी रात को मेरे कमरे में आकर शोर मचा देता कि भाभी आपके कमरे में चूहा है। मुझे चूहे से बहुत डर लगता था। देवर मुझे अपने कमरे में ले जाकर पहले जूस का गिलास पिलाता और मेरे पास बैठकर मुझे सुला देता। सुबह जब मैं जागती तो मेरे कपड़ों पर अजीब से निशान लगे होते। मुझे इस देवर पर शक होने लगा। अगली रात भी देवर ने वही किया तो मैंने जूस ना पिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि देवर ने मेरे साथ मेरी शादी गांव में हुई थी। मेरे ससुराल वालों की गांव में बहुत बड़ी हवेली थी। इस हवेली में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे क्योंकि मेरे पति बाहर मुल्क में काम करते थे। एक देवर था जो कि एक ज़मीनों पर काम करता था। इस हवेली में मैं अपने देवर के साथ अकेली रहती थी। उसके अलावा कई नौकर भी मौजूद थे। मेरी दो ननद थीं जिनकी शादी बहुत पहले ही हो गई थी। मेरे सास ससुर बहुत पहले मर चुके थे, इसीलिए मैं सारा दिन नौकरों के साथ ही रहती थी और शाम होते ही मेरा देवर भी घर आ जाता। मेरे पति की खानदानी जमीन थी जिसकी देखभाल मेरा छोटा देवर करता था। वजह यही थी कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना था, जबकि मेरे पति पढ़े लिखे थे। इसीलिए वो बाहर मुल्क जाकर पढ़ाई करने के बाद बाहर काम करना चाहते थे, जमीनों पर काम नहीं करना चाहते थे। मेरा देवर था तो बहुत अच्छा, मगर उसमें एक बुराई थी। जब वो खेतों पर काम करता तो बुलाने पर भी घर ना आता। उसका कहना था, अगर मैं छोटी छोटी बातों के लिए घर आऊँगा तो लोग कामचोर समझेंगे मुझे। अक्सर इस बात को लेकर चिढ़ सी होती थी। इसके अलावा वो बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे उससे और कोई मसला नहीं था। मेरी ननद भी कभी कभार मिलने आती और एक दिन दो दिन रुक कर चली जाती। मैं अपनी नंदों की वजह से बड़े सुकून में थी क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करने वाली नहीं थी। जब कभी मेरा पति छुट्टी पर आता तो वो भी भाई से मिलने के बहाने आ जाती थी। वैसे घर में बस मैं और देवर ही होते थे। मेरी शादी को कुछ महीने ही गुजरा था। पति के जाने के बाद मेरे साथ अजीब अजीब वाक़यात होने लगे। पहले तो मुझे मेरा वहम लगा कि शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि मेरा देवर रोज़ रात को मेरे कमरे में आकर शोर मचा देता कि भाभी आपके कमरे में चूहा आ गया है, जिसे मैंने तो कभी नहीं देखा था। लेकिन देवर के कहने पर मैं डर कर कमरे से बाहर भागती थी क्योंकि मुझे चूहे से बहुत डर लगता था। इसीलिए मैं जहाँ भी चूहे को देख लेती चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। मेरे शोर मचाने पर मेरा देवर मुझे सहारा देता और अपने साथ अपने कमरे में ले जाता और फिर मुझे बेड पर बैठाकर जूस का गिलास देता, जो पीकर मुझे सुकून की नींद आ जाती और फिर वहीं मेरे पास बैठकर मुझे लेटाकर सुला देता था। उसका कहना था मैं बिल्कुल उसकी बहनों जैसी हूँ। मैं भी उसकी बात को सच ही समझती थी, लेकिन हकीकत बहुत ही भयानक थी जो जल्द सामने आने वाली थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे कपड़ों पर अजीब से निशान नज़र आते थे। मैं हैरत में डूब जाती थी कि जब मैं सोई थी तो मेरे कपड़े बिल्कुल साफ थे और जब मैं उठी तो मेरे कपड़ों पर निशान से इतने कैसे भरे हुए हैं। पहले पहले तो मैंने इतना ध्यान ना दिया था, लेकिन जब मैंने अपने जिस्म में होने वाले अजीब से बदलाव को महसूस किया तो मुझे देवर पर शक होने लगा। अब मैं देवर पर शक करने लगी थी। अब वो जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करता तो मैं आगे से चुप खामोशी इख्तियार कर लेती और उसकी किसी बात का जवाब न देती। मैंने जब से अपने देवर पर शक करना शुरू किया था तब से मेरे रवैये में उसके लिए खिंचाव सब पैदा हो गया था। मैं हवेली के पीछे हिस्से में नौकरों के साथ बैठी वहाँ की सफाई करवा रही थी। साथ साथ मैं उस वाक्य पर भी गौर कर रही थी जो आजकल मेरे साथ हो रहे थे कि देवर मुझे पुकारते अचानक मेरे पास आ गया। मैं अपने देवर की आवाज़ पर चौंक कर सीधी हुई थी। वो शायद खेतों से काम करके लौटा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान थे। हाँ कहो, कुछ काम था मुझे? मैंने अपने पास आते देखकर पूछा था। अब उससे बात करते ही मेरा लहजा खुद ब खुद बदलने लगा था। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि मेरे दिल की अजीब कैफियत देवर पर बयान हो और वो मुझसे दूरी रख ले, लेकिन इस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं होता था। देवर ने आते ही कहा,
मैं रोज घर में अकेली बोर होती, इसीलिए आज वो जल्दी आ गया है ताकि कुछ अच्छा वक्त गुजार सके। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं चाहती थी। अगर वो सब ना हो रहा होता और मैं देवर पर शक ना कर रही होती तो मैं उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाती। पर इस वक्त मुझे देवर से डर महसूस हुआ था। मुझे लग रहा था शायद मेरा पति मुझसे दूर है, इसीलिए मेरे साथ रहते हुए देवर मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। इसीलिए मैंने उसे किचन की सफाई करवाने का बहाना करके टालना चाहा। तो मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और किचन में आ गई थी। मैं फिर से इसी सोच में पड़ गई थी। अब मेरे दिल में उस चूहे के बारे में जानने का इरादा और बढ़ने लगा था, क्योंकि मेरे देवर ने ही चूहा देखा था। मैंने आज तक अपने कमरे में चूहा नहीं देखा था। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा था? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? अब मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं इस चूहे का राज जान कर रहूंगी, क्योंकि देवर चूहे का बहाना बनाकर कहीं मुझे अपने कमरे में सुलाता तो नहीं। और सुबह वो अजीब दाग मेरे कपड़ों पर लगे होते थे। अब मैं सोच रही थी कि अपना डर खत्म करके उस चूहे को एक बार में ही मार डालूं, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए और मेरा डर भी खत्म हो जाएगा और मुझे रोज रोज देवर के कमरे में जाकर भी सोना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब सोचना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। मैं डरती हुई हाथ में डंडा लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी अपने कमरे के दरवाजे के पास भी नहीं पहुंची थी कि पीछे जाते ही मेरे देवर की आवाज़ पर मुझे रुकना पड़ा था। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरे हाथ में डंडा देखकर मेरा देवर भागता हुआ मेरे पास आया था। मैंने उसे कहा कि देवर जी, असल में आज मैं हिम्मत करके चूहे को मारने जा रही हूँ। उससे मेरा भी डर खत्म हो जाएगा और आपको भी मेरी वजह से रोज जो परेशानी होती है वो भी नहीं हुआ करेगी। मेरी बात सुनकर देवर का रंग उड़ गया था। मैंने उसकी आंखों में अजीब सा अंदाज महसूस किया था। नहीं भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? शायद जानती नहीं यहाँ के चूहे किस कदर खतरनाक होते हैं। आप रहने दो, मैं देख लेता हूँ उसको। मेरे देवर ने जल्दी जल्दी मुझे देखकर मेरे हाथ से वो डंडा लेना चाहा कि मैं उस देवर की चाल समझकर फौरन अपना हाथ पीछे कर गई थी। देवर जी, आप परेशान ना हो, मैं उसे मार दूंगी। कभी ना कभी तो मुझे हिम्मत करनी ही होगी, तो आज क्यों नहीं, इसीलिए उसे मैं खुद मार दूंगी। देवर के मना करने के बावजूद मैं उसकी एक ना सुनी और डंडा लेकर अंदर बढ़ गई और देवर वहीं से पलट गया। मैंने आगे बैठकर नीचे जाकर देखा तो सामने ही एक मोटा सा चूहा बैठा हुआ था। उसे देखकर मेरी सारी बहादुरी भाग गई थी। डर की वजह से मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मेरा देवर भागता हुआ कमरे में आया और मुझे अपने साथ ले गया। मैं चूहे को देखकर इस कदर डर गई थी कि अपने देवर को मना भी नहीं कर पाई थी। देवर मुझे अपने कमरे में ले गया और एक जूस का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैं खामोशी से अपने हाथ मैंने लेकर पी लिया। और फिर रोज की तरह मेरी आंख फौरन बंद हो गई। कुछ खबर न हुई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़ों पर वही अजीब से निशान थे। मैं फिर से सोच में पड़ गई थी कि चलो, नींद तो डर की वजह से आ जाती है, तो फिर ये निशान कैसे हैं? आखिर क्या राज है उन सब के पीछे? मैंने सोच लिया था अब कोई ना कोई तरकीब करके मैं उन निशानों का सच जान कर रहूँगी, क्योंकि जो वाक्य मेरे कमरे में होता था ये रात को मुझे पता चल चुका था, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से जो देखा था। दिन वैसे ही गुजर रहे थे जब शाम में देवर मुस्कुराता हुआ आया और बोला, देखो भाभी, मैं आपके लिए ये ताज़ा फल और सब्जियां लाया हूँ, उनको खाकर सेहत बनाओ। ये ना हो कल को जब मेरा भाई आए तो आपको देखकर कहे कि मैं आपका ख्याल नहीं रखा, इसीलिए आप कमज़ोर होती जा रही हैं। उसने मेरे पास आते हुए कहा था और साथ ही मेरी फिक्र भी जाहिर की। तो मैं उसके इस कदर प्यार और मोहब्बत पर शर्मिंदगी सी हुई और सोचने लगी कि मैं यूं ही इस पर शक कर रही हूँ। शायद देवर मेरे साथ कुछ गलत करता ही नहीं हो, यह सब मेरा वहम ही हो। मैं उसे देखकर सोच रही थी। मेरी सोच का रुख अब बदल चुका था। अब मैं उसे अपना देवर सही लगने लगा था। अगर वो गलत होता या उसके दिल में मेरे लिए कोई मैल होता
तो वो मेरी इतनी फिक्र ना करता, बल्कि मुझसे और चिड़चिड़ा रहता। और रात में वो अजीब हरकतें सब मेरे दिमाग का फितूर था। शायद वो तो सच में मेरा ख्याल अपनी बहनों की तरह रख रहा था, लेकिन मैं अनजान थी कि जल्द देवर का ऐसा भयानक रूप सामने आने वाला है जिसे देखकर रूह कांप उठेगी। मैं उसको देखकर लगातार सोचती जा रही थी। आने वाले वक्त से अनजान मुझे अपनी गलत सोच पर ही शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि मेरा पति तो साल में एक बार चक्कर लगा जाता था और उसके जाने के बाद देवर ही तो मेरे दुख सुख में मेरे साथ होता था। मैं अपनी सोच में ही कहीं दूर निकल चुकी थी। भाभी, क्या बात है? आप इतनी खामोश क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, क्या पता मैं इसका मसला हल कर सकूं। मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर मेरे देवर ने मुझे पुकारा था। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो। बस ऐसे ही मुझे आदत है बैठे बैठे सोचते रहने की। तुमने फल बाकी बहुत अच्छे लिए थे, शुक्रिया उनके लिए, मैंने देवर की तरफ देखकर कहा था, जिस पर वो खुश होता उठकर बाहर निकल गया। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा इरादा आराम करने का था। कल मेरे पति ने आना था, इसीलिए मैं अपनी नींद पूरी करना चाहती थी, क्योंकि वो जब भी आते थे मुझे गांव में घुमाने ले जाते और ढेर सारी शॉपिंग करवाते, जिसकी वजह से मैं बहुत थक जाती थी। अगले दिन पति 1 महीने छुट्टी पर रहने आ गए थे। मैं उनके आने के बाद चूहे वाली परेशानी से आज़ाद हो गई थी। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे पति के आते ही लोगों ने मेरे देवर के रिश्ते के बारे में गलत बातें करना शुरू कर दिया था, जिनको सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी कि जब मेरे पति यहाँ नहीं थे तो किसी ने भी आकर हाल तक नहीं पूछा था, और अब उनके आते ही सबने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए थे। यह सब बातें मुझे पति ने बताई थी कि गांव में मेरे और देवर के बारे में क्या बातें हो रही हैं। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मेरा ऊपर वाला जानता था मैं तो अपने देवर को अपना भाई ही समझती थी। पति ने मुझे समझाया भी था कि तुम क्यों परेशान होती हो, मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो। ये गांव के लोग तो जलते हैं। असल में उन्होंने पढ़ाई हासिल नहीं की है, और एक लड़के और एक लड़की को अकेले साथ रहते हुए ये लोग आज भी अपनी सोच के मुताबिक वही सब सोचते हैं जो पहले के लोग सोचते आए थे। मेरा भाई तुम्हें बहन मानता है, जबकि तुम उसे भाई मानती हो, तो हमें लोगों की बातों से क्या लेना देना है। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो। दिल पर बात लेने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। असल में मेरा पति चाहता था कि हमारे बीच औलाद आ जाए, उससे मेरा दिल भी बहल जाया करेगा, और फिर शायद वो मुझे फिर अपने साथ ले जाएंगे या खुद वापस आ जाएंगे, और उसके लिए मेरा सेहतमंद रहना जरूरी था। लेकिन वो नहीं जानते थे उसके पीछे क्या क्या होता रहा है, जिसे मैं चाहकर भी ना सोचना चाहूँ तो भी मेरे सोचों का रुख देवर की अजीब हरकतों पर चला जाता है। आज उनको घर आए काफ़ी दिन हो गए थे, या फिर किसी औरत ने उनसे मेरे बारे में गलत बात कर दी, तो जिसकी वजह से उनका रवैया कुछ उखड़ा सा था। मैंने उनको प्यार से बैठाकर समझाया था कि आप परेशान ना हो, लोग ऐसे ही कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप मुझे समझा रहे थे और अब आप खुद परेशान हैं। आपके जाने के बाद घर का समझदार मर्द आपका छोटा भाई ही तो है, और वो मेरा ख्याल बिल्कुल अपनी बहनों की तरह रखता है। मैंने तो पति के दिल से बहम निकालने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ मामला ही उल्टा हो गया था। मेरे पति कहने लगे, मुझसे ज़्यादा तुम इस गांव के लोगों को नहीं जानती हो, इसीलिए कुछ देर खामोश रहो। मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन रही बात मेरे भाई की, तो उसे मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम उसकी इतनी तरफदारी मत करो, वो इतना भी अच्छा नहीं जितना तुम उसे समझ रही हो। मेरे पति ने मुझे अपने देवर के हक में बोलते देखकर गुस्से से और आहिस्ता से कहा, तो मैंने हैरानी से अपने पति की तरफ देखा था। क्या उनको भी अपने भाई पर शक था? मगर क्यों? मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई थी। अगर मेरे पति को इस पर भरोसा नहीं था तो मुझे भी इसे सावधानी रखनी चाहिए थी। मैंने तो पति को वो चूहे वाली बात भी नहीं बताई थी, और अब उनका ऐसा रवैया देख अगर मैं उनको आज बता देती
तो शायद गुस्से में वो मुझे तलाक दे देते। मैंने अपनी सोच को झटका था और उस वक्त खामोश रही। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने पति को चूहे के राज के बारे में बता दूंगी, ताकि अगर कभी किसी के मुंह से ये बात निकली भी तो पति मुझे झूठा न समझे। मैंने रात को ही उनको सब कुछ बता दिया था। उस वक्त वो खामोश रहे, लेकिन अगले दिन उनको इसी बात पर गुस्सा आ गया था। तब वो रात वाली बात को बीच में ले आए थे, जो तुम बता रही थी कि तुम्हारे कमरे में चूहा आ जाता था। तब वो तुम्हें अपने कमरे में ले जाता था और वो जूस देता था। क्या तुमने कभी वो चूहा अपनी आंखों से देखा था? मेरा पति गहरी सोच में डूबा, मुझसे सवाल करता हुआ खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था। मैं भी चलती हुई उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। जी, आपके आने से कुछ दिन पहले ही मैंने चूहे को पकड़ने का प्लान बनाया। तो इस चूहे को अपने कमरे में बेड के नीचे देखा था, लेकिन उसे मार नहीं सकी थी। पति को देखकर दिल में अपने रब से खुद के अच्छी की दुआ मांगते हुए बताया था। मेरी बात सुनकर पति खिड़की से दूर होकर बेड पर बैठ गए और कहने लगे, एक इंसान को अपनी अक्ल के साथ साथ आंखों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सच है, क्या झूठ, मैं नहीं जानता हूँ, और ना ही तुम मेरे पास मेरा एक ही भाई है और तुम तो मेरी बीवी हो। मैं दोनों को खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ। शायद मैं गांव वालों की बातों में आकर ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन अब तुम आगे से ख्याल रखना। मुझे तुम पर भरोसा है और अपने भाई पर भी। तुम खुद कोशिश करो कि चूहे का डर अपने दिमाग से निकाल दो, ताकि यह सब दोबारा होने की नौबत ना आए। मेरे पति ने मुझे बड़े प्यार से समझाया था, जबकि मैं एक ही बात पर सोच रही थी कि जब मैं सुबह उठती तो मेरे कपड़ों पर निशान कैसे आते थे। आखिर मेरा देवर रात में मुझे जूस पिलाकर मेरे साथ करता क्या था? मेरे दिमाग उलझन का शिकार था। मैं चाहकर भी उस रात से पर्दा नहीं उठा पा रही थी। हालांकि मैंने कोशिश पूरी की थी। मुझे अपनी नाकामी का दुख भी था कि मैं ये रात जानने में नाकाम रही थी। अगले कुछ दिन बाद मेरे पति वापस चले गए थे। अगर जाने से पहले मुझे होशियार कर गए होते तो मुझे एक तरफ से खुशी भी होती कि मेरे पति मेरे साथ थे। लोगों ने जैसी मर्जी बातें की, मगर उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया था। उनके जाने के बाद मेरे पास ढेर सारा वक्त था यह सोचने के लिए कि आगे मुझे क्या करना है। दिल करता कि ना सोचो, इतना यह सब दिमाग का फितूर है, लेकिन मैं अपनी सोच का क्या करती जो बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मैं सोच रही थी जब मेरा देवर हमेशा की तरह कमरे में आया और चिल्लाकर कहने लगा, भाभी कमरे में चूहा गया है। मैं यह सुनते ही हड़बड़ाकर उठी और अपने देवर के पीछे जा चुकी थी। मैंने कल रात ही प्लान बनाया था कि कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपने देवर की उन हरकतों से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। इसीलिए मैं डर कर अपने देवर के कमरे की तरफ बढ़ी थी। लेकिन आज मैंने सब जानने के लिए एक प्लान तैयार कर रखा था, क्योंकि दाल में ज़रूर कुछ काला था। वरना मैं तो सोच रही थी कि अगर कमरे में चूहा था तो मैं तो बेड पर थी, चूहा क्या कर लेता? मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलना था। लेकिन देवर ने अचानक कमरे में आकर मुझे जगाकर मेरा शक यकीन में बदल दिया था। इसीलिए मैंने सोच लिया था, आज वो कुछ भी खाने पीने के लिए पानी या जूस दे, मैं नहीं पीऊँगी, ताकि उसके इस राज से पर्दा उठा सकूं। मैं खामोशी से देवर के साथ उसके कमरे में आ गई। मेरे देवर ने मुझे बेड पर बैठाया और फिर जूस का गिलास मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने उससे दिल घबराने का बहाना करते हुए ठंडा पानी लाने को कहा और उसके जाते ही जूस पीने की बजाय मौका देखते ही वो जूस के पास रखे गुलदान में डाल दिया और कुछ ही देर बाद नींद आने का ड्रामा करती मैं वहीं लेट गई। आंखों को बंद किया। मेरा दिल डर से कांप रहा था। मुझे लेटे अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ पर मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। आने वाली शायद एक लड़की थी। उसने आते ही मेरे हाथों को रस्सी से मजबूती के साथ बांध दिया और फिर कमरे में अजीब सी बू फैलाने लगी थी। मेरा देवर भी उसके साथ था। मैं बिल्कुल हल्की सी आँख खोलकर देखने की कोशिश की थी। उसके बाद उन दोनों ने जो कुछ मेरे साथ किया, उस दौरान मैं उनकी बातें खामोशी से आंखें बंद करके सुनती रही।
मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि इतना भी कोई कैसे गिर सकता है। दरअसल मेरा देवर मुझ पर काला जादू करवा रहा था कि मैं कभी माँ न बन सकूं, क्योंकि अगर मेरी औलाद हो जाती तो जायदाद का कम हिस्सा देवर के हिस्से आता। यह सब बातें मैंने अपने कानों से सुनी थी। पति के आने के बाद गांव वालों में वो बातें फैलाने वाला भी मेरा देवर ही था, ताकि मेरा पति गुस्से में मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए बाहर मुल्क चला जाए और वो इस लड़की से शादी कर ले। उसके साथ मिलकर वो रोज़ मुझ पर जादू करता था। उसकी बातों से ही मुझे अंदाज़ा हुआ था कि उसे पता लग गया था मैं इस पर शक कर रही हूँ। इसीलिए उसने मेरे कमरे में सच का चूहा छोड़ दिया था, जिससे मैंने देवर पर शक करना छोड़ दिया और बदनामी के डर से। यकीनन ये बात मैंने अपने पति को भी बताई थी, लेकिन मैं तो अपने पति को सब सच बता चुकी थी। मैंने उनकी बातें सुनते दिल में शुक्रिया किया कि सही वक्त रहते ही पति को सब बता दिया। उनकी बातों में खामोशी से सुनती रही। उस वक्त जल्दबाजी करके मैं सब कुछ खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो जो करना चाहते थे उनको करने दिया। यह सब काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मुझे करना पड़ा था। बहुत मुश्किल से वो वक्त गुजारा था। वो दोनों जब कमरे से बाहर गए तो मैं आंखें खोली थी। कमरे में हर तरफ अजीब सी बू थी। आंखें खोलने पर आंखों में मिर्ची लग रही थी। मेरे हाथ खोल दिए गए थे। मैंने एक नज़र बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। शायद देवर इस लड़की को घर छोड़ने गया था। मैंने जल्दी से जाकर अपना मुंह धोया और वहीं पर दोबारा लेट गई। सुबह हुई तो जल्दी से कमरे में आ गई, ताकि देवर को जरा भी शक ना हो। मैं इस घर में नौकरों के होते हुए भी अकेली थी। वहाँ सब नौकर भी थे। अगर देवर को भनक भी पड़ जाती कि मैं उसके सोच में वाकिफ हूँ, तो न जाने मेरा क्या अंजाम होता। यह सोचते ही रुक आई थी। मैं डर की वजह से फूट फूट कर रो रही थी। मैंने रोते हुए अपने पति को जल्दी आने को कहा तो वो परेशान हो गया और अगली सुबह ही घर आ गया था। मेरे पति के आने से मुझ में हिम्मत आ गई थी और कुछ सहारा मिला था। मैंने अपने पति के आते ही उसको सब सच बता दिया था कि उनका भाई क्या करता फिर रहा था, सिर्फ ज़मीन और जायदाद पाने के लिए। वो किस हद तक गिर चुका है। मेरी सारी बातें सुनने की बाद पति खामोश रहा और अचानक उठकर बाहर चला गया। उसके बाद पता नहीं उसने क्या किया कि 2 दिन बाद ही एक रोज़ मैं कमरे में बैठी अपने पति की चुप्पी के बारे में सोच रही थी कि अचानक देवर की गुस्से भरी आवाज़ में सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गई। तब पता चला कि मेरा पति ने अपने भाई को उसके हिस्से की जायदाद दे दी है और अब वो ये घर भी उसे रखने को कहा है, क्योंकि वो मुझे लेकर शहर शिफ्ट हो रहा है। देवर उसे प्यार से मना रहा था। जब वो ना माना तो गुस्सा करने लगा कि अपनी बीवी के पीछे लगकर अपने भाई को छोड़ रहे हो। मेरे पति ने आगे से सवर से काम लिया और उसे कुछ ना कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आए और सामान पैक करने को कहा। जब मैं खामोशी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मेरे साथ यहाँ से शहर शिफ्ट हो जाओ तो सब बता दूंगा। इसी वक्त हम अपना सामान लेकर शहर आ गए थे। यहाँ पति के किसी दोस्त के घर रुके थे। तब रात में पति ने बताया कि वो यहाँ घर खरीदने वाला है और इस दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करेगा। जब मैंने देवर के बारे में पूछा था तो उसने कहा कि उसके सामने अगर मैं तुम्हारा चूहे वाली जिक्र के बाद सारी रात उसके कमरे में गुजारने का जिक्र करता तो वो तुम पर और कीचड़ उछालता। सब लोग उसे सही और तुम्हें गलत समझते। इसीलिए मैं खामोशी से तुम्हें आज ही वहाँ से ले आया, क्योंकि दौलत की जो पट्टी मेरे भाई की आंखों पर बंधी मुझे नज़र आई वो ज़रूर कुछ गलत कर देता। इसीलिए मैंने उसके सामने कुछ जाहिर ना किया, ना ही उसे अपना सही पता बता कर आया हूँ। पति की बात बिल्कुल सही थी। उसने समझदारी से काम लिया था। काले जादू के उतार के लिए मेरे पति ने एक बाबा को दिखाया था। उन्होंने जो बताया वो बहुत मुश्किल था, पर कुछ दिनों के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और हमारे एक बेटा भी हो गया था।
और कुछ दिन बाद हमें ये खबर सुनने को मिली कि देवर ने जिस लड़की से शादी की थी वो देवर की सारी जायदाद अपने नाम करके उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है और आज वो अकेला धक्के खाता फिर रहा है। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। धन्यवाद दोस्तों।